नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेती हर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समय से पहले आप तक कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराएं। आपने आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं जोजोबा की खेती और उसके प्रसंस्करण के बारे में। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान मोहम्मद सुल्तान भट्ट से और अंत में बात होगी पशुधन बीमा योजना की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम अपने तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जोजोबा एक विदेशी मूल का पौधा है जिसे होहोबा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी मांग है और अब भारत में भी इसकी खेती शुरू की गई है। भारत में इसकी खेती राजस्थान प्रांत में की जा रही है। जोजोबा की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से किसान जोजोबा की खेती कर सकते हैं और कैसे उसका प्रसंस्करण कर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं। हमारे देश में कई अरसे से तिलहन की खेती होती रही है। जैसे ही मूंगफली, सरसों, राई, सूरजमुखी और तिल, इन सब से तेल निकाला जाता है। इसी तरह जोजोबा एक विदेशी तिलहनी फसल है जो एक नई किस्म की वनस्पति है। इसका उत्पादन अरिजोना, मैक्सिको और दक्षिण कैलिफोर्निया में बहुत पहले से होता रहा है और हमारे देश भारत में भी इसका उत्पादन होने लगा है। जोजोबा एक ऐसी वनस्पति है जिसके बीजों से 45 से 55% तक का तेल निकाला जाता है। इसका बीज आधे से अधिक तेज से भरा होता है। जोजोबा का सबसे पहला कमर्शियल प्लांटेशन इजराइल, नेविक रेगिस्तान और डेड सी में 1977 में शुरू हुआ था और अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है व्हेल मछली। शुरू में लोग व्हेल मछली का शिकार कर उसका तेल निकाल लिया करते थे, जिससे व्हेल की प्रजाति की नस्ल नष्ट होने के कगार पर पहुंच सकती थी। इसलिए इसके शिकार पर प्रतिबंध लग गया। तब खोजबीन शुरू हुई और इसका कारगर पर्याय जोजोबा के फसल से निकल आया। जोजोबा की खेती से तेल प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। जोजोबा की खेती राजस्थान में हो रही है। साथ ही यहाँ के किसान जोजोबा का निर्यात कर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। जोजोबा के गुणों के कारण विदेशों में इस तेल की जबरदस्त मांग है। भविष्य में इस तेल की मांग हमारे देश में भी साफ दिख रही है। जोजोबा तेल का दाम अधिक होने के कारण फिलहाल इस तेल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक कंपनियां अपने उत्पाद में कर रही हैं। इसका तेल गंधहीन और बड़े ही गुणवत्तापूर्ण होते हैं। जोजोबा का महत्व समझकर राजस्थान सरकार ने भी अपना सहयोग दिया और एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की है। जोजोबा के बीजों का प्रोसेसिंग करके इसे देश और विदेश में बेचा जाता है, जिसके लिए सबसे पहले जोजोबा के बीजों को खेतों से इकट्ठा किया जाता है। फिर इसे छाया में सुखाया जाता है। इनके बीजों को सूखने में समय लगता है। 3% तक इनकी नमी रह जाती है। तब इनका छिलका निकालकर बोरों में भर लिया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में बीजों को ग्रेडर की सहायता से सॉर्टिंग कर लेते हैं। बीजों को मशीन में डालकर पीसा जाता है। इससे तेल बाहर निकलने लगता है। प्लेट्स को फिर पीसा जाता है ताकि अधिक से अधिक तेल प्राप्त हो सके। लगभग 40 से 42% तेलों की पुनः प्राप्ति होती है। तेल को छन्ने से छानते हैं। छाना गया तेल स्टेनलेस स्टील के टैंकों में इकट्ठा किया जाता है। आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी पैकिंग कर बाजार में भेज दिया जाता है। बीते सालों में जोजोबा का उत्पादन काफी बढ़ा है। इतना ही नहीं, भारत अब अन्य देशों को इसका निर्यात भी कर रहा है। कुल मिलाकर जोजोबा की खेती अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। इसे बड़ी आसानी से कम पानी में उगाया जा सकता है। बढ़ती मांग को देखते हुए जोजोबा की कई प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना भी होने लगी है। ऐसे में किसानों की उपज की भी मांग बढ़ने की संभावना है। किसान अगर जोजोबा का व्यावसायिक उत्पादन करे तो निश्चित ही अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में
किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस बार किसान मेला 9, 10 और 11 मार्च को किया जाएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। इस बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का है वो मार्च 9 से लेकर के मार्च 11 तक पूसा परिसर में आयोजित किया जाएगा और मेले का उद्घाटन दिन में 2 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया जाएगा। इस बार जैसा कि आप जानते हैं अभी भी कोविड की समस्या पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हुआ है, तो हम पूरी सावधानी बरतते हुए मेले का आयोजन करेंगे और उसमें 2-3 बातें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब आएँ तो बहुत बड़े समूह में नहीं आएँ। इसके अलावा दूसरी बात ये होगी कि हम रात में रुकने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जब आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था कर के आइए, या तो आप अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं कर लीजिए या फिर इस तरह से कार्यक्रम बना करके आइए कि आप आकर के सुबह मेला देख करके और शाम को फिर वापस जा सकें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये ज़रूरी है कोविड नियमों का पालन करने के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पर मास्क की और सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था करेंगे। अब रही बात मेले का हमारा मुख्य विषय क्या होगा, तो इस बार हम मेले का आयोजन कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। किस प्रकार तकनीकी ज्ञान से हम किसान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस विषय पर हम मेले का आयोजन करेंगे और 5 बिंदु हैं मुख्य रूप से, जिस पे हम पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा हट करके इस बार हम अपनी वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। जिसमें पहला विषय तो हमारा होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन का प्रयोग। दूसरा विषय हमारा जो होगा वह मुख्य रूप से केंद्रित होगा एग्री स्टार्टअप और FPO, किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने में, संगठित होकर उत्पादन करने में और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में और उसको बाजार से जोड़ने में सफल होंगे। इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। तीसरी बात हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये एक नया विषय है और यह विषय जो है बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में। शहर में रहने वाले जो लोग हैं अपने छतों पर बागवानी कैसे कर सकें, सीमित जगह में कैसे इसका लाभ उठा सकें, इस विषय के ऊपर भी हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। चौथा मुख्य विषय जो है वो है कि हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसमें कैसे हम सामंजस्य बनाएं और इससे जो हमारा उत्पादन होता है उस उत्पादन को बाजार से जोड़ करके किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों तक पहुंचा सके। हमारा 5वां सत्र जो होगा वो सत्र एग्री एक्सपोर्ट, कृषि निर्यात के ऊपर आधारित होगा और इसमें कृषि निर्यात की क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, उसके लिए क्या करना होगा, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, ठीक उसी तरह से धरती माँ भी इंसानों का पेट भरती है। लेकिन लगातार हो रहे रसायनों के प्रयोग से धरती की सेहत बिगड़ती जा रही है और ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी को नज़र में रखते हुए सरकार भी कई तरह के प्रयास कर रही है और उन्हीं प्रयासों में से एक है प्राकृतिक खेती। आइए उसके बारे में आपको दें विस्तार से जानकारी। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है
तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और सबसे आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और इसका सीधा अर्थ ये है कि रासायनिक खेती नहीं करनी है, मतलब कि रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। जो उर्वरक हम प्रयोग करते थे, यूरिया है, डीएपी है, या जो पेस्टिसाइड्स प्रयोग करते थे कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को करने के लिए, रोकने के लिए, उनका प्रयोग न करके बल्कि जो प्राकृतिक रूप से जो खेती हो सकती है, जिसमें कि जैविक खाद है या जो गोबर से बनाने वाले तमाम तरह के घोल हैं, जिससे बीज का शोधन हो या ज़मीन का शोधन हो, उसको किया जाए। एक रूप में ये भी कह सकते हैं कि ये गाय या जानवर पर आधारित खेती है और उससे निकलने वाले तमाम जो उत्पाद हैं, जो खेती में जो अवशेष हैं, उनका प्रयोग करते हुए कैसे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाया जाए। पहले भी जब रासायनिक का प्रयोग खेती में शुरू नहीं हुआ था, तो हम जानते हैं कि पहले लोग प्राकृतिक खेती करते थे, जिसमें कि गोबर की खाद डालते थे, जो भी खरपतवार थे उनको सड़ा करके ज़मीन में पुनः डालते थे, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति बढ़े। तो उस पद्धति को लाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, इसका देश भर में लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ
जो फ़ायदे सबको दिखाई पड़ते हैं वो ये है कि रसायन नहीं डालेंगे तो लागत कम होगी, रसायन नहीं डालेंगे तो जो उत्पाद पैदा होगा उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि फसल तैयार है और लोग पेस्टिसाइड्स का और रसायनों का प्रयोग करते हैं और दूसरे दिन ही फल और सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में बेचने कर ले आते हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू रहते हैं। तो निश्चित रूप से उत्पाद जो होगा उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। और इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं। और पहला प्रयास तो ये है कि जो कुछ किसानों ने और या किसानों के कुछ समूह ने जो विशेषज्ञता हासिल की है प्राकृतिक खेती में, उसका विभिन्न परिस्थितियों में आकलन करने का काम कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरे देश में। और आकलन करके जो पद्धति विकसित की गई है वो कैसे पूरी तरह से परफेक्ट की जा सकती है और कैसे पूरे देश में उसकी संशोधित की जा सकती है, इस पर काम शुरू किया गया है। दूसरा काम ये भी शुरू किया गया है कि साथ में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो संस्थान हैं उनके ऊपर कुछ प्रदर्शन की इकाई लगाई जाए। हमारे केंद्र के कुछ क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जाए और जब भी किसान वहाँ पर आते हैं या जो दूसरे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनको उन प्रदर्शनों को दिखाया जाए, जिसे देख करके वो समझ पाएँ कि प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसको कैसे किया जाना चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हर बार अपने सेगमेंट में आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, जिन्हें देख हमारे किसान भाई बहन कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरना चाहते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जम्मू कश्मीर के एक ऐसे ही सफल किसान जिनका नाम है मोहम्मद सुल्तान भट्ट। वो कृषि के क्षेत्र में किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। मोहम्मद सुल्तान भट्ट गांव तेलबाल जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक उन्नत किसान हैं। इन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की है। पिता के गुजर जाने के बाद इन्होंने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती को अपनाया। विरासत में इन्हें बाग मिले थे जिसमें वे फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। ये बाग पहाड़ी के ऊपर था जहाँ 20-25 कनाल इनके पिता ने खरीदा था। इन्होंने अपनी मेहनत से 8-10 कनाल और खरीदे और अपने बाग को और बड़ा किया है। पहले कृषक परंपरागत ढंग से खेती बाड़ी करते थे, वहीं अब देश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान के परामर्श से कृषि उत्पादों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो गई है। मोहम्मद सुल्तान भट्ट भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने, नए नए आविष्कारों और तकनीकों से अवगत रहने के लिए रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन से निरंतर जुड़े रहते हैं। साथ ही वे कृषक सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और किसान मेले से हर प्रकार से सचेत अवगत रहने को तत्पर रहते हैं। मोहम्मद सुल्तान भट्ट कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर से भी परामर्श लेते रहते हैं। वैज्ञानिकों के परामर्श पर ही वे कृषि संबंधित सारे काम करते हैं।
वे आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपने धान के खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। वे ये सभी काम मिट्टी जांच के परिणामों के आधार पर ही करते हैं। वास्तव में एक किसान का काम कई क्षेत्रों में बटा होता है। इसी तरह मोहम्मद सुल्तान भट्ट भी धान की खेती भी करते हैं और बागों में फल भी उगाते हैं। वे अपने फलों की लगातार निगरानी करते रहते हैं। उनमें किसी प्रकार के कीटों का प्रभाव ना हो, इसके लिए मोहम्मद सुल्तान फलों पर पैनी नजर रखते हैं। जब कभी उनके बाग के फलों पर किसी कीट का प्रकोप हो जाता है, तब वे वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर उसका समाधान निकाल देते हैं। वे अपने बाग में आसपास के किसानों और मजदूरों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। बाजार में सब्जियों की मांग को देखते हुए वे अपनी सूझबूझ से अच्छी फसल उगा रहे हैं, जिसे बेचकर मोहम्मद सुल्तान अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। अपने बाग में वे इंटरक्रॉपिंग पद्धति को अपनाकर सब्जियों और मेवे की खेती एक साथ कर रहे हैं। साथ ही नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की है। मोहम्मद सुल्तान भट्ट की सफलता का कारण उनका सचेत मस्तिष्क और वैज्ञानिक सोच है, जो हमेशा नई नई तकनीकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। इतनी सफलता के बाद भी आज वे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती में नए प्रयोग करते रहते हैं। साथ ही अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। कृषि में इनके योगदान के लिए मोहम्मद सुल्तान भट्ट को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके इसलिए हमारी सरकार नई नई योजनाएं लेकर आती रहती है, चाहे बात हो खेती के क्षेत्र की या फिर बात हो पशुपालन के क्षेत्र की। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। किस तरह से पशुपालक इस बीमा योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। आइए तमाम जानकारियां हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते हैं, जिसके लिए समय समय पर उन्हें सरकार द्वारा मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारे देश की सरकार भी किसानों को खेती और पशुपालन के क्षेत्र में नई नई योजनाओं की सौगात देकर सहायता प्रदान करती है। जिस प्रकार खेती में मदद के लिए फसल बीमा योजना बनाई गई है, उसी तरह सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पशुधन बीमा योजना बनाई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित इस योजना की शुरुआत साल 2005-06 में की गई है। शुरुआत में 100 जिलों को ही इसमें शामिल किया गया था। 2008-09 में 100 और जिलों को इससे जोड़ लिया गया। संकर किस्म के अधिक उत्पादन वाले मवेशी और भैंस इस योजना के अंतर्गत रखे गए थे। बाद में देशी मवेशी, याक और मिथुन को भी इससे जोड़ दिया गया। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, पशु की मृत्यु या रोग हो जाने पर नुकसान की भरपाई करना और दूसरा, पशुधन और उसके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। किसान भाइयों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार प्रीमियम पर 50% की छूट दे रही है। इसका मतलब आधा प्रीमियम पशुपालक को देना है और आधा केंद्र सरकार जमा कर देगी। गरीबी से नीचे रहने वाले पशुपालकों, अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए सब्सिडी ज्यादा है। हर पशुपालक अधिकतम 2 पशुओं पर 3 साल तक का बीमा करा सकता है। ये योजना गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में संबंधित राज्य पशुधन विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
बीमा करने के बाद पशुपालक अगर पशु को बेचता है तो वो बीमा पॉलिसी नए मालिक को स्थानांतरित करनी होगी। बीमे के भुगतान को आसान बनाने के लिए ताकि पशुपालक को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, दावे के लिए पशु का ईयर टैग और पशुपालक का आधार कार्ड जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 15 दिन के भीतर बीमा राशि मिल जाएगी। दावा करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करने का काम ग्राम पशु चिकित्सक करते हैं। सरकारी पशु चिकित्सक उपलब्ध न होने पर निजी चिकित्सक से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन उसका पंजीकरण पशु चिकित्सक परिषद में होना जरूरी है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान स्थिति के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।